हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू MIIT कॉमर्स क्लासेस। और आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 15 डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है एसेट्स पर, इसका रीजन क्या क्या है। तो आपके बुक्स का चैप्टर नंबर 15 है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं ह्रास। क्या बोलते हैं, ह्रास। यानी ह्रास का मतलब यानी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ assets due to continuous uses, a flux of time or accident. Decrease in the value of asset due to continuous uses, a flux of time or accident. डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू में क्या आ जाना, कमी आ जाना। तो हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज अ डेक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स। यानी कि जो एसेट्स कैसी होती है, डेप्रिसिएबल होती है ड्यू टू वियर एंड टियर, टूट फूट के कारण, कांस्टेंट यूज के कारण, एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम यानी उसकी एक समय व्यतीत हो जाने के कारण, ड्यूरिंग द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स। किसके कारण, उसकी यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स यानी कि खत्म हो जाने के कारण, जब उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है तो उसकी वैल्यू कैसी हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, उसकी वैल्यू में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। डेप्रिसिएशन इज अ डेक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, यानी टूट फूट के कारण, कांस्टेंट यूज मतलब लगातार यूज करने के कारण, एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यानी कि जो उसकी अनुमानित लाइफ है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है वो कैसी है, उसका यूज करने की जो डेट होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो एसेट्स कैसी हो जाती है, डेप्रिसिएशन हो जाती है, डेप्रिसिएशन लग जाता है। यानी किसी भी, अगर हम इसमें हिंदी में बात करें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो कैसे रहेगा कि किसी संपत्ति के लगातार प्रयोग में रहने के कारण, किसी संपत्ति के लगातार प्रयोग में रहने के कारण उसके मूल्य में जो कमी आती है उसे ह्रास कहते हैं। ठीक, कुछ बुक्स में आपको यहां पर ह्रास की जगह क्या लिखा होगा, मूल्य ह्रास भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा, मूल्य ह्रास। ठीक, यानी मूल्य ह्रास का मतलब होता है कोई भी एसेट है उसका हम लगातार कांस्टेंट यूज कर रहे हैं तो उसके वैल्यू में जो कमी आ जाती है वही हमारा मूल्य ह्रास होता है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन कौन से रीजन होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं, कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। तो पहले बाय कांस्टेंट यूज यानी किसी चीज का लगातार उपयोग करना, है ना, लगातार उसका कंटिन्यूअस यूजेस करते रहना, कांस्टेंट यूज यानी जब हम किसी एसेट्स को कंटिन्यूअस यूज करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, टियर एंड बियर एंड टियर होता है, यानी कि उसकी टूट फूट हो जाती है, घिसावट होती है, तो उसकी वैल्यू में जो
कमी आ जाती है, वही हमारा कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। दूसरा, बाय द एक्सपायरी ऑफ टाइम, यानी कि किसी एसेट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। क्या होती है? एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बाय एक्सीडेंट, यानी कोई दुर्घटना घटित हो गई है। मान लीजिए सपोज दैट आप एक नई कार लेके आए, ठीक, और आपने उसका यूज किया, ठीक, आप रास्ते में आ रहे थे और रास्ते में जाके उसका हो गया एक्सीडेंट। तो वो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कार हो गई बेकार, उसकी वैल्यू जितनी आप नई परचेज करके लाए थे, क्या वो उतने रुपए की कार बची? नहीं। तो यही उसकी वैल्यू क्या होगी? कॉजेज हो गई डेप्रिसिएशन की। नेक्स्ट पॉइंट है बाय डिप्लेशन। इसका मतलब होता है, देखिए, कुछ माइनिंग से रिलेटेड होता है, यानी कि जैसे कोई पर्टिकुलर एक बोतल ले लीजिए आप पानी की, ठीक, तो जब आप पानी की बोतल परचेज करते हैं तो उसमें क्या होता है? 20 रुपीज की पर लीटर आती है ना। अब बोतल में से अगर हम पानी को निकाल दें, क्या निकाल दें? पानी निकाल दें, तो बोतल की वैल्यू कितनी बचेगी? मतलब शून्य हो जाएगी या फिर वो स्क्रैप में चली जाएगी। तो वैसे ही डिप्लेशन का मतलब होता है, जो कोल माइनिंग्स होती हैं उनमें से जो वैल्यूएबल एसेट्स होती है, गुड्स होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको निकाल लिया जाता है, तो उसकी वैल्यू कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है, उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। तो वही हमारा क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाय परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस। क्या है? फॉल इन द मार्केट प्राइस। अब कोई एसेट्स है जिसकी मार्केट प्राइस में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है, ठीक, यानी उसकी वैल्यू कैसी हो गई? गिर गई है, तो वो भी उसका किसका रीजन बनेगी? डेप्रिसिएशन का। फॉल इन द वैल्यू ऑफ मार्केट, इन द मार्केट प्राइस, यानी उसकी वैल्यू मार्केट प्राइस में कैसी हो गई? कम हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? डेक्लाइन हो जाएगी, और वही कॉजेज क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है कि डेप्रिसिएशन को क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्यों लगाया जाता है? इसका रीजन क्या? फॉर असर्टेनिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस, यानी कि किसी भी बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट और लॉसेस, यानी सही लाभ और हानि जानने के लिए हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉर प्रोवाइडिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अगर हम ट्रू एंड फेयर देखना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बुक जो एसेट्स होती हैं उनको पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो हमेशा बुक वैल्यू पर उनको दिखाया जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? उनकी वैल्यू एक्चुअली कम हो जाएगी, लेकिन जो शो की गई होती है वैल्यू वो कैसी हो जाएगी? बढ़ी हुई वैल्यू होगी। इससे हम सही तरीके से अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू एसर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को एसर्टेन करते टाइम, यानी कि जो उस पर एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं वो कैसे होते हैं? उनको कैलकुलेट किया जाता है, तभी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है। और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड करना कंपलसरी है, क्योंकि मशीन पर उसको बनाने पर उसकी क्या होती है? टूट फूट होती है, उसके चार्जेस लगते हैं। तो इससे क्या होती है?
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट असर्टेन की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। अब देखिए, अगर कोई भी फर्म है या कंपनी है, डेप्रिसिएशन के लिए फंड अलग से यानी प्रोविजन नहीं बनाती है उसके लिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि नेक्स्ट आने वाले टाइम पीरियड में जब वो एसेट्स खराब हो जाएगी तो उसके लिए फंड अरेंजमेंट करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगी, यानी प्रॉब्लम फेस करेगी और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। देखिए, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अब मान लीजिए कोई फर्म है, सपोज दैट ए और बी दो फर्म है हमारे पास, क्या है, ए और बी दो फर्म है। एक फर्म ने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया और बी फर्म ने डेप्रिसिएशन एसेट्स पर चार्ज किया, नो डेप, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में इसका प्रॉफिट कैसा होगा, हायर होगा, और इसका प्रॉफिट कैसा होगा, लो होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे क्या होगा कि अब इसने तो जब इसका प्रॉफिट हायर होगा तो ये अपनी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी एज अ प्रॉफिट के रूप में, और उसकी जब इनकम प्रॉफिट ज्यादा होगी तो इनकम टैक्स वाले उस पर ज्यादा टैक्स डिटरमाइन करेंगे। तो ये हमें क्या बचाती है, ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स से भी बचाती है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एस की डेप्रिसिएशन को डिटरमाइन करते हैं। पहला पॉइंट बता रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए फैक्टर नंबर फर्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। क्या होनी चाहिए, कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट होनी चाहिए। फिर दूसरा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, कि जो लाइफ है वो कितनी 10 ईयर्स है, 20 ईयर्स है या फिर 5 ईयर्स है, जैसे भी आप एस्टिमेटेड की जाएगी लाइफ। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, यानी डेप्रिसिएशन हम कब कर सकते हैं, जब हमें क्या क्या पता हो, पहले तो टोटल कॉस्ट पता हो, टोटल कॉस्ट, वर्किंग लाइफ और स्क्रैप वैल्यू। ये तीन चीजें अगर हमें पता होगी तभी हम सही तरीके से डेप्रिसिएशन को डिटरमाइन कर पाएंगे, अदरवाइज हम डेप्रिसिएशन को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए हमारे सिलेबस में मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग और एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही मेथड है। पहला पॉइंट है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी बोलते हैं और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। तो अब यहां बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने का वह मेथड होता है जिसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट एवरी ईयर कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। Depreciation is charged at a fixed percentage on the original cost of the assets। यानी कि SLM मेथड को इसमें शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहां पर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। यानी फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड की ये खूबी है कि इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चार्ज किया जाता है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन इक्वल फ्रॉम एवरी ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर। हर साल इसकी अमाउंट कैसी होती है, डेप्रिसिएशन की इक्वल रहती है। एंड एज सच द मेथड इज ऑल्सो नोन एज द इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं आगे किसके बारे में, कि स्ट्रेट लाइन मेथड से किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स प्रैक्टिस
विद द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है ऑन 1 अप्रैल 2009 राम ग्लास लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 90,000 एंड स्पेंड 6,000 ऑन इट्स कार्टेज एंड डेप्रिशिएट। देखो 6,000 तो उसने कार्टेज पे किए, 4,000 इसके इरेक्शन पर किए। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 10 इयर्स। यानी क्या बताया है कि 1 अप्रैल 2009 को राम ग्लास ने एक लिमिटेड ने एक मशीन को 90,000 रुपए में खरीदा और उसके कार्टेज पर कैरेज पर 6,000 रुपए खर्च किए, इरेक्शन पर यानी उसे स्टैब्लिशमेंट करने पर 4,000 रुपए खर्च किए। एंड ऑन द डेट ऑफ परचेज, जब उसने खरीदी गई थी मशीन को तो ये एस्टिमेट अनुमान लगाया था कि ये मशीन है वो 10 साल चलेगी और 10 साल चलने के बाद इसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो 20,000 रुपए हो जाएगी। प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 4 years after providing depreciation on the fixed installment method. Accounts are closed on 31st March every year. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए बात करते हैं। यह हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन या कॉस्ट ऑफ एसेट्स भी लिख सकते हैं यहां पर। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ आपको सबसे पहले हाँ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस कैरेज प्लस इरेक्शन एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू। या फिर आप ऐसे कर दें डायरेक्ट फॉर्मूला अपॉन वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन। तो यहां पर देखो हमने कितने रुपए परचेज की थी, 90,000 परचेज की थी, 6,000 कैरेज पर और 4,000 हमने इरेक्शन पर, और इसकी स्क्रैप वैल्यू जो थी वो 20,000 थी और मशीन जो चल रही थी वो आपकी कितने ईयर चल रही, 10 ईयर चल रही थी। तो यहां पर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख माइनस 20,000 अपॉन 10 कर देंगे तो ये 80,000 डिवाइड बाई 10 आपका डेप्रिसिएशन आएगा 8,000 पर एनम। अब ये तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल आया। अब हम बात करते हैं कि 4 ईयर का अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो देखिए 4 ईयर का अकाउंट कैसे बनाएंगे, यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, फिर यहां पे अमाउंट, ये आपकी लाइन हो गई ड्रॉ। यहां आप लिखेंगे डेट, यहां आप लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां आप अमाउंट, यहां आप डेट, यहां आप लिखेंगे पर्टिकुलर, और यहां आपकी आ जाएगी अमाउंट। अब देखिए हमने कब परचेज की थी मशीन को, मशीन हमने परचेज की थी 1 अप्रैल 2009 को। कब परचेज की थी, 1 अप्रैल 2009 को। तो यहां पे आप डेट डाल देंगे
1 अप्रैल 2009, यहां आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहां जो आपकी वैल्यू हो गई वो 90,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, इस को मिला के टोटल होगी आपकी वैल्यू 1 लाख। और यहां पर आप 31 मार्च लिखेंगे, ये हो जाएगी 2010 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट बाई बैलेंस सीडी। तो यहां पर आप 1 लाख रुपए लिख देंगे टोटल वाले कॉलम में, और यहां आपका 8,000 आया था डेप्रिसिएशन, इसमें इसको माइनस कर देंगे, बचेगा आपका 92,000। अब यहां पर आएगा 1 अप्रैल 2010, यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस कितना ब्रॉट डाउन हो जाएगा 92,000। फिर यहाँ यही रूटीन फिर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 92,000, फिर आप यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2011 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट और बाई बैलेंस सीडी। अब यहाँ पर फिर आपका जो डेप्रिसिएशन था वो 8,000 रहेगा, 92,000 में से आप 8,000 माइनस कर देंगे तो आपका 84,000 बच जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे, 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन 84,000, यहां आप कर देंगे 84,000, यहां आप 31 मार्च लिखेंगे 2012, यहां आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर आप लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, ये आ जाएगा बैलेंस सीडी हो जाएगा आपका, और यहां पर ये आ जाएगा आपका 84,000 टोटल, इसमें फिर आपका यहाँ पर 8,000 आ जाएगा, यहाँ 76,000 आ जाएगा आपका बैलेंस सीडी। फिर यहां पर आप लिखेंगे 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस बीडी, और यहां पर आपका लिखा जाएगा 76,000, यहां पर आप लिखेंगे 31 मार्च 2013 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट और बाई बैलेंस सीडी। तो यहां पर फिर आपका 76,000 आ जाएगा, इसमें से आप 8,000 फिर माइनस कर देंगे तो ये आपका 68,000 आ जाएगा, और यहां पर आपका 1 अप्रैल 2013 में टू बैलेंस बीडी करके आपका बैलेंस आ जाएगा 68,000, क्या आ जाएगा 68,000। इस तरीके से ये आपका अकाउंट बन जाएगा। आपका वैसे आंसर तो यहीं तक निकल गया, अगर एक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम मशीनरी अकाउंट बना देंगे। क्या करेंगे, 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट सबको ऐड कर लेंगे, 1 लाख रुपए हो गया, और ये यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन कितना आया था 8,000 हो गया, यहाँ बचे आपके 92,000, इसको 92,000 के यहाँ बैलेंस बीडी, फिर 8,000 कर दे 84 हो जाएगा, 84 को यहाँ पे ले आएंगे,
फिर आप डेप्रिसिएशन लगा देंगे, फिर 76,000 बचेगा। 76,000 को यहाँ लाएंगे, फिर 8,000 डेप्रिसिएशन, तो ये बचेगा आपका 68,000 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 68,000 ही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसमें एक पॉइंट और आता है, जब क्वेश्चन में जैसे इसका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला और होता है कि डेप्रिसिएशन इक्वल टू व्हेन, पहला मेथड है, अभी मैं शुरू से बता रहा हूं आपको। पहला फॉर्मूला है इसका, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। ठीक, जब आपको डेप्रिसिएशन की रेट ना दी जाए तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो यहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ ऑफ मशीनरी। ये तो हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, तो क्या करेंगे? तो इस पे डेप्रिसिएशन की रेट होगी, डेप्रिसिएशन बराबर एम, क्या लिखेंगे आप? कॉस्ट ऑफ assets into rate of depreciation upon 100। अब आपका ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। पहले आपका ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा था, जब क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दी होती तो ये वाला फॉर्मूला, जब क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन की रेट दी होती है तो ये वाला फॉर्मूला। फिर आते ही हम लोग वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। कहां पर थे हम लोग? थे ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया और इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए क्या क्या एंट्री पास होती हैं, कब? जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या फिर देखिए एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, तो जब हम एंट्री पास करेंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। यहां हम बैंक की जगह कैश अकाउंट भी कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो यहां पर एंट्री आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बनेगी। ठीक, फिर है एंट्री फॉर अमाउंट रिलाइज ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एसेट्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक, कब? जब हम किसी एसेट्स को सेल कर देते हैं। यहां हमारी खरीदने की थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट थी, बेच रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एंट्री इन केस ऑफ लॉस, यहां आपका डेबिट है, यहां आपका डेबिट है। अगर एंट्री में अगर आपको लॉस हो रहा है बेचने पर, एसेट्स के बेचने पर आपको क्या हो रहा? लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब एंट्री इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द एसेट्स,
अगर आपको एसेट्स के बेचने पर क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। तो इसे हम जब मशीनरी अकाउंट या फिर फर्नीचर अकाउंट जो बनाएंगे तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे जाके, ठीक है। आइए हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट की, जो डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है आपका, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। देखिए, अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एसेट्स गोज ऑन डिमिनिशिंग, क्या करती है, गोज ऑन डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एवरी ईयर ऑल्सो गोज ऑन डेक्लाइनिंग। ये कह रहा है इस मेथड के अंदर वैल्यू ऑफ एसेट जो होती है वो कैसी होती है, डिमिनिशिंग होती जाती है, घटती जाती है ईयर बाई ईयर। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर ऑल्सो गोज ऑन डेक्लाइन, यानी कि जो वैल्यू घट के आती है उसी पर डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करते हैं। सपोज दैट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1,00,000 रुपए की एसेट्स परचेज की, इस पर आपने 10% डैप लगा दिया, तो कितना हुआ 10,000। इसको माइनस कर देंगे, बचा के वैल्यू कितनी आपकी 90,000। फिर इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे 9,000, तो बचा कितना 81,000। तो यहां पर जो वैल्यू डिक्लाइन होके आती है उस पर डेप्रिसिएशन हर ईयर चार्ज किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है दोनों के बीच में डिफरेंट क्या क्या है। तो पहला पॉइंट ये है आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर, हर एक ईयर के बाद, एक साल के बाद कैसा होता है, डेप्रिसिएट घटता जाता है। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, यानी इसमें हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स, इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू घट जाती है उस पर उसको चार्ज किया जाता है। जीरो लेवल, द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स कैन बी रिड्यूस टू जीरो, यानी एसेट्स की वैल्यू कैसी हो जाती है, घटकर जीरो हो जाती है। द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो, घटकर कभी भी जीरो नहीं होती है। अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, दिस मेथड इज नॉट अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी और दिस मेथड इज अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स ऑफ अथॉरिटी। ये इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए अप्रूव्ड है और ये अप्रूव्ड नहीं है। अब यहां पर बात करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे होते हैं। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट ओपन व्हेन एसेट्स partially or fully is sold or disposed of. All entries relate to sold assets are recorded in the asset disposal account. Method of reducing the entries in assets disposal account will depend on fact whether provision of depreciation account is maintained or not. यानी एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो होता है तब खोला जाता है जब कोई एसेट बिल्कुल खत्म हो जाती है या पूरी बेच दी जाती है, डिस्पोज कर दी जाती है, तो इसके रिगार्डिंग एक हमें अकाउंट बनाना होता है डिस्पोजेबल अकाउंट। ये डिपेंड करती है कि अकाउंट किस तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये यहां तक आपका है फॉर्मेट ऑफ डिस्पोजल अकाउंट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तब इसको प्रिपेयर किया जाता है। यहां पर आपकी ओरिजिनल बुक वैल्यू आ जाती है, यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जितना भी चार्ज किया गया है, यहां पर वो अमाउंट आएगी जो हमने सोल्ड की है। अगर लॉस होता है तो इधर, अगर प्रॉफिट होता है तो इधर और लॉस होता है तो इधर आएगा आपका।
इस टोटल को माइनस कर दिया जाता है, तो यह तो लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। और दूसरा पॉइंट है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, जब डेप्रिसिएशन एसेट्स मेंटेन नहीं किया जाता तो एसेट्स ओरिजिनल वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन करके यहां पर लिख दी जाती है, और जितने रुपए की सेल की जाती वो, अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है इस साइड का कम है तो प्रॉफिट, और इस साइड का अगर ज्यादा है इस साइड का कम है तो ये लॉस दिखाता है। इस तरीके से यहां पर हमने आपको क्या बताया कि डिस्पोजल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। अब हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे कि डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आगे के वीडियो में आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।